इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ चारुल कौशिक। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी विधानसभा का आज विशेष सत्र। आज सुबह 11 से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। महिला आरक्षण बिल पर विशेष सत्र, निंदा प्रस्ताव ला सकती है भाजपा, महिला बिल गिरने पर साधा जाएगा निशाना। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसकी कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस सत्र में महिला आरक्षण बिल पर विशेष चर्चा होने की संभावना है। आपको बता दें, सियासी हलकों में हलचल इस सत्र को लेकर काफी तेज है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से निंदा प्रस्ताव जो है लाए जाने की चर्चा भी सामने आ रही है। वहीं महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की रणनीति तैयार की जा रही है और इस सत्र के दौरान तीखी बहस और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें, यूपी विधानसभा का आज विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। विशेष सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। महिला आरक्षण बिल पर यह विशेष सत्र होने जा रहा है। निंदा प्रस्ताव भी इस सत्र में लाया जा सकता है। वहीं भाजपा महिला बिल गिरने पर साधा जाएगा निशाना। इस सत्र में महिला आरक्षण बिल पर विशेष चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं सियासी हलकों में इस सत्र को लेकर हलचल काफी तेज है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से निंदा प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा भी है। महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं सत्र के दौरान तीखी बहस और राजनीतिक टकराव भी देखने को मिल रही है। महिला आरक्षण बिल पर आज इस सत्र में चर्चा हो सकती है। वहीं इस सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस सत्र में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होने की संभावना है। सियासी हलकों में इस सत्र को लेकर हलचल काफी तेज है। इस सत्र में निंदा प्रस्ताव लाए जाने की भी चर्चा है। वहीं आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की रणनीति इस सत्र में तैयार की जा रही है। सत्र के दौरान तीखी बहस और राजनीतिक टकराव भी देखने को मिल सकते हैं। इस सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। और इस खबर पर अहम जानकारी साझा करने के लिए लखनऊ से स्टेट हेड रजनीश पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। क्या आधिकारिक तौर पर महिला आरक्षण बिल ही आज का सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है या फिर कुछ और सरप्राइज बिल भी ला सकती है सरकार? और विधेयक तो है, चूंकि नियम कहता है, संविधान है कि जो कैबिनेट में लाते हैं उनको विधेयक के रूप में लाना सदन पे जरूरी होता है। लेकिन आपने खबर में बताया ही दर्शकों से, तो आज महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आज योगी सरकार विधानमंडल सत्र का स्पेशल सत्र बुलाई है। एक दिन का होगा, जिसका मुख्य एजेंडा होगा महिला आरक्षण बिल का समर्थन करना और विपक्ष के रूप में सवाल उठाना। सरकार इसका निंदा प्रस्ताव भी ला सकती है। हालांकि कार्य मंत्रणा की जो बैठक हुई थी, थोड़ा सा विपक्ष के साथ खिचखिच हुई थी। विधानसभा में कुल टोटल 51 महिला विधायक है, जिसमें भाजपा के सबसे अधिक 30 महिला विधायक है, सपा की 15, अपना दल की 4, कांग्रेस की 1 और आरएलडी की 1 है। तो कुल मिलाके विपक्ष का कहना है कि सरकार खुद गंभीर नहीं है, सरकार को पता था, सरकार अपने हिसाब से बैटिंग और फील्डिंग दोनों कर रही है। और सत्ता पक्ष के कहना है कि विपक्ष का कैरेक्टर सामने आ गया है कि महिलाओं के बारे में ये लोग क्या सोच रखते हैं। जाहिर तौर पे जो आपका विधानसभा होगा काफी हंगामेदार होगा। जी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा निंदा प्रस्ताव यानी कि सेंसर मोशन लाए जाने की चर्चा काफी तेज देखने को मिल रही है। तो ये प्रस्ताव किस विषय पर आधारित हो सकता है और इसके पीछे सत्ता पक्ष का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है?
वही मैंने कहा आपको, खबर में ही मैंने फोनों में बता दिया कि नारी वंदन अधिनियम को ही लेके मेन चर्चा होनी है। थोड़ा सा डीपली मैं आपको बता दूं कि चूंकि महिलाओं की संख्या 30 इधर है, 15 उधर है, तो निंदा प्रस्ताव लाएगी और विपक्ष का जो चरित्र है, जैसा सत्ता पक्ष का आरोप है, आज ये मीडिया पर्सन हम नहीं कह रहे हैं, उनका कहना है कि विपक्ष का यही रोल है कि कैसे महिलाओं का ये लोग विरोध करते हैं, लेकिन इधर विपक्ष भी दो हाथ करने के लिए तैयार है। विपक्ष के पास भी डाटा है कि जब से सरकार बनी है तब से महिलाओं पे क्या क्या अत्याचार हुआ है। तो जो भी होगी सबसे पहले इंडिया वॉइस के दर्शकों को अपडेट किया जाएगा। जी, खबर है कि विपक्ष महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी है। खबर पर अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर आपको बता दें, देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर फोकस, शहरी विकास आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रस्ताव। देहरादून में आज पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। आपको बता दें, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। खासतौर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से जुड़े मुद्दों पर फोकस रहने की संभावना है। इसके अलावा शहरी विकास और आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहीं राज्य के विकास कार्यों को गति देने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर फैसले जो हैं लिए जा सकते हैं। बैठक को लेकर प्रशासन और संबंधित विभागों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें, सीएम धामी की देहरादून में आज कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। खासतौर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से जुड़े मुद्दों पर फोकस रहने की संभावना है। इसके अलावा शहरी विकास और आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। राज्य के विकास कार्यों को गति देने की योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक को लेकर प्रशासन और संबंधित विभागों ने अपनी तैयारियां जो है पूरी कर ली हैं। आपको बता दें, देहरादून में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों मुद्दों पर मुहर लग सकती है। खास तौर पर महिला सशक्तिकरण बिल एवं बाल विकास विभाग से जुड़े मुद्दों पर फोकस रहने की संभावना इस बैठक में जताई जा रही है। इसके अलावा शहरी विकास और आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। राज्य के विकास कार्यों को गति देने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक को लेकर प्रशासन और संबंधित विभागों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें, इस बैठक में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। वहीं शहरी विकास आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा इस बैठक में जो है की जा सकती है। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, इस बैठक में राज्य के विकास कार्यों को गति देने के लिए और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। अगली खबर आपको बता दें, देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज नैनीताल दौरा। नैनीताल पहुंचेंगे सीएम धामी, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। हल्द्वानी में सम्मान समारोह में शामिल होंगे सीएम। शाम को खटीमा रवाना होंगे मुख्यमंत्री धामी। वरिष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम में दिखेगा सीएम का जुड़ाव। नैनीताल से हल्द्वानी और फिर खटीमा दौरे का पूरा शेड्यूल तय। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे दोपहर करीब 1:30 बजे नैनीताल पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे हल्द्वानी में आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं खेल समारोह में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़े लोगों से संवाद भी कर सकते हैं।
कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री शाम को खटीमा के लिए रवाना होंगे, जहां उनका रात्रि विश्राम प्रस्तावित है। दौरे को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुष्कर सिंह धामी नैनीताल दौरे पर रहेंगे। अगली खबर आपको बता दें, दिल्ली कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका। गुवाहाटी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत खारिज की। मानहानि और जालसाजी आरोपों से जुड़ा मामला। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पवन खेड़ा। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है, पवन खेड़ा को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि गुवाहाटी हाईकोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। ये मामला मानहानि और जालसाजी के आरोपों से जुड़ा बताया जा रहा है। फैसले के खिलाफ पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें, इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल काफी तेज हो गई है और आगे की कानूनी प्रक्रिया भी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई है। आपको बता दें, नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, बुलंदशहर ट्रिपल मर्डर पर बड़ी खबर। मुख्य आरोपी जीतू सैनी एनकाउंटर में ढेर। जिम में 3 लोगों की गोली मारकर की थी हत्या। 50,000 का इनामी जीतू सैनी एनकाउंटर में ढेर। एसओजी प्रभारी असलम, एक सिपाही घायल। बड़ी खबर आपको बता दें, बुलंदशहर ट्रिपल मर्डर केस में बड़ी खबर सामने आई है। मुख्य आरोपी जीतू सैनी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया है। आरोपी ने जिम में घुसकर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की थी, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस और एसओजी टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मुठभेड़ में वह मारा गया। इस दौरान एसओजी प्रभारी असलम और एक सिपाही घायल हो गए हैं। इलाके में सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां बुलंदशहर ट्रिपल मर्डर केस में मुख्य आरोपी जीतू सैनी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया है। 2026 की रात्रि में थाना खुर्जानगर पुलिस के द्वारा 2 50-50 हजार के नामी अभियुक्त भारत सैनी और रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के द्वारा दिनांक 25/26 की रात्रि में थाना खुर्जानगर में मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्तों की निशानदेही पर मर्डर के घटना स्थल का डीवीआर एवं अवैध असला बरामद करने के लिए इनको मुंडाखेड़ा नहर पर लेकर पहुंचा गया, जहां पर इनके द्वारा उसी अवैध असले से पुलिस पर हमलावर हुआ गया। आत्मरक्षा जवाबी कार्यवाही में इन लोगों के गोली लगी है। इन लोगों को अभियुक्तों को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है। इन अभियुक्तों के पास से मर्डर के घटना स्थल का डीवीआर, एक अवैध पिस्टल, एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इस खबर पर अहम जानकारी साझा करने के लिए वरुण शर्मा, संवाददाता बुलंदशहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, बुलंदशहर ट्रिपल मर्डर केस पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्य आरोपी को एनकाउंटर कर लिया गया है, तो इस खबर पर क्या अहम जानकारी आप साझा करेंगे? जी बिल्कुल बता दूं, पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा का है, जहां बर्थडे पार्टी के दौरान जो जीतू नाम का आरोपी है उसको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। 50,000 का इनामी बदमाश है, जिसको पुलिस ने चेकिंग के दौरान रुकने का इशारा दिया, मगर ये नहीं रुका और इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें जीतू नाम के
युवक को गोली लगी और इसमें इसकी मौत हो गई। एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी कॉम्बिंग की जा रही है। दरअसल खुर्जा क्षेत्र में 25 तारीख की देर रात बर्थडे पार्टी के दौरान 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के मामले में ये आरोपी मुख्य आरोपी था जीतू, जो फरार चल रहा था। इसमें 50,000 का इनाम 8 आरोपियों पर रखा गया था, जबकि 5 आरोपी पुलिस पहले से गिरफ्तार कर चुकी है और ये जो मुख्य आरोपी था इसकी तलाश की जा रही थी और इसे मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मार गिराया है। जी, पुलिस और एसओजी की टीम ने आरोपी को किस जगह घेरा, लोकेशन का पता कैसे लगा और फायरिंग में घायल हुए पुलिसकर्मियों व सिपाही की इस वक्त क्या स्थिति देखी जा रही है? जी बिल्कुल, जो आरोपी है ये खुर्जा के मुंडाखेड़ा नहर के पास गांव पड़ता है। वहां पर पुलिस को सूचना मिली कि जीतू और ये अपने साथी के साथ बैठा है, भागने के फरार में है, जिसको लेकर पुलिस ने घेराबंदी की और इसको रोकने का इशारा दिया, मगर ये नहीं रुका और पुलिस पर ने फायरिंग कर दी, जिसमें इसकी मौत हुई है। फिलहाल जो 2 पुलिसकर्मी घायल हैं उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी, खबर पर अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों पर चर्चा यूं ही जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, यूपी में आंधी बारिश ने 13 लोगों की जान ले ली। सबसे ज्यादा सुल्तानपुर में 7 लोगों की मौत, प्रयागराज गाजीपुर में एक मौत, तेज आंधी के चलते भारी नुकसान। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। खराब मौसम के चलते अब तक 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जहां सबसे ज्यादा असर सुल्तानपुर में देखने को मिला, जहां 7 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा प्रयागराज और गाजीपुर में एक व्यक्ति की मौत की सूचना सामने आई है। तेज आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। खराब मौसम के चलते अब तक 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। सबसे ज्यादा असर सुल्तानपुर में देखने को मिला, जहां 7 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा प्रयागराज और गाजीपुर में एक व्यक्ति की मौत की सूचना है। तेज आंधी के कारण कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। साझा करने के लिए शोएब रिजवी संवाददाता प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शोएब, यूपी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आंधी बारिश ने तूफान मचा दिया है और 7 लोगों की जान भी इसमें गई है। तो इस खबर पर क्या अहम जानकारी आप साझा करेंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था, कल का दिन थोड़ा राहत भी लेकर के आया। जिस तरह से ज्यादा तेज धूप और गर्मी की वजह से लोग परेशान थे, लेकिन आंधी और तूफान और हल्की बारिश ने लोगों के जनजीवन में बदलाव लाया है, मौसम बिगड़ा है। हालांकि कुछ जगहों पर जानमाल का भी नुकसान हुआ है। अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में राहत ये रही कि कोई इस तरह की बड़ी घटना नहीं हुई है। हाँ, इतना जरूर है कि बिजली गिरने से एक महिला की जरूर मौत हुई है, क्योंकि यहाँ पर हल्की बारिश और ओले भी कुछ जगहों पर पड़े थे। उसके अलावा धूल भरी आंधी से मौसम में बदलाव आया है, लेकिन कोई बड़ी घटना संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो इस तरह की नहीं हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि जो पिछले दिनों से लोग परेशान थे, बहुत जबरदस्त गर्मी थी, उससे जरूर राहत मिली है। हल्की बारिश और हवा के साथ जो धूल भरी आंधी आई है, उससे थोड़ा नुकसान भी हुआ है। कुछ जगह पर पेड़ गिरने की भी सूचनाएं आई हैं। तो कह सकते हैं कि ये मौसम विभाग का जो अनुमान था उसके हिसाब से चीजें घटी हैं और आगे भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी भी इस तरह की आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि आज मौसम फिर एक बार धूप के साथ सुबह हुई है, लेकिन अगर कल की बात करें जो बीती रात है, उसमें न सिर्फ हल्की बारिश हुई थी, कुछ जगह पर तेज आंधी भी आई थी। दिन में भी कल हल्की बारिश के साथ ही कुछ जगहों पर ओले पड़े थे। तो इस तरह से मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी थी उसके हिसाब से जिस तरह से चीजें हुई हैं, उससे थोड़ा बदलाव जरूर आया है मौसम में और थोड़ी लोगों को राहत मिली है गर्मी।
जी शोएब, जिन 7 लोगों की सुल्तानपुर से मौत हुई है, उनमें क्या प्रशासन की ओर से कोई राहत या मुआवजे की घोषणा नहीं की गई? देखिए, इस तरह की जो आपदा होती है उसमें प्रशासन की तरफ से जो मुआवजा की नियम है उसका पालन किया जाता है। तो कुछ जगहों पर जो घटना हुई है उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। प्रशासन जो नुकसान है उसका भी अनुमान लगा रही है, क्योंकि आंधी तूफान से कुछ जगहों पर नुकसान जरूर हुआ है। उसका अनुमान लगा करके प्रशासन जो भी आपदा में राहत दी जाती है वो देने की बात कह रहे हैं। जी, खबर पर अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर अयोध्या से, जहां श्री राम मंदिर परिसर में धार्मिक उल्लास के बीच शिव मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज लहराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वज फहराया। इससे पूर्व उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी लिया। वैदिक आचार्यों की उपस्थिति में पूरा कार्यक्रम पारंपरिक विधि विधान से संपन्न हुआ। परिसर में अन्य उपमंदिरों में भी ध्वज आरोहण की प्रक्रिया जारी है। माता भगवती मंदिर पर साध्वी ऋतंभरा ध्वज आरोहित करेंगी। वहीं कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधियों सहित अनेक संत महंत शामिल हुए। राम मंदिर परिसर में धर्म ध्वज लहराया। सीएम योगी ने की भगवान शिव की पूजा अर्चना। भी जाते हैं, मैं भी इसी महीने पश्चिमी बंगाल के चुनाव में अलग अलग दूर दराज के गांवों में गया। जैसे लोगों को पता लगता था मैं आया हूं, महिला पुरुष बच्चे वे सड़कों पर आकर के जय श्री राम के साथ खड़े होते थे। हर व्यक्ति एक ही संबोधन, वो हिंदी जान रहा है नहीं जान रहा है, लेकिन एक संबोधन मुझे देख करके जय श्री राम। कितनी आनंद की अनुभूति होती है। राम हम सबको जोड़ने के माध्यम बने हैं, देश को जोड़ने के माध्यम आज से नहीं त्रेता से है। त्रेता से राम जोड़ रहे हैं भारत को, उत्तर को दक्षिण से श्री कृष्ण जोड़ रहे हैं, पूरब से पश्चिम को शंकर जोड़ रहे हैं, पूरे भारत के कण कण को, एक एक स्थान को 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से पूरे भारत को जोड़ने की 3 ताकत, और वही ताकत आज हम सब की सबसे बड़ी ताकत है। डॉक्टर लोहिया बोलते थे जब तक श्री राम श्री कृष्ण और शिव शंकर हैं तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। देखिए, शिव मंदिर में आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम है जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, क्योंकि राम बिन शिव नहीं, शिव बिन राम नहीं। और अब तो श्रद्धालुओं राम मंदिर में ही शिव का दर्शन करने पाएंगे, क्या बहुत बड़ी बात है। क्योंकि राम मंदिर तो है ही, अगर राम मंदिर में अगर शिव मंदिर नहीं होता तो अधूरा राम मंदिर माना जाता। इसलिए ट्रस्टों ने राम मंदिर में ही शिव मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद अब ध्वजारोहण का कार्यक्रम, तो यह अद्भुत है छठा, और बहुत अच्छा लग रहा है और एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, सत स्वरूप हमारे भोलेनाथ हैं, और भोलेनाथ की भक्ति बिना राम की भक्ति नहीं मिल पाएगा। इसीलिए पहले भोलेनाथ का, उसके बाद राम की भक्ति बहुत जरूरी है। तो आज बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, और राम मंदिर का जब से ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ तब से राम मंदिर के उपलक्ष्य में हर कार्यक्रम होता रहता है। और भी शिव मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम, अब उसके बाद फिर भी कोई ना कोई कार्यक्रम होता ही रहेगा, क्योंकि अयोध्या एक सनातनियों की आस्था का केंद्र बन चुका है और अयोध्या में देश दुनिया भर के लोग आकर के दर्शन करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुधवार 29 अप्रैल को अयोध्या अपने महत्वपूर्ण दौरे पर पहुंचे। अयोध्या पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचकर संकट मोचन हनुमान जी का विधि विधान से दर्शन पूजन किया, जिसके उपरांत उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर में जाकर रामलला के चरणों में शीश नवाया और विशेष पूजा अर्चना की। दौरे के मुख्य आकर्षण के रूप में मुख्यमंत्री ने शिव मंदिर पहुंचकर मंदिर के शिखर पर भव्य ध्वजारोहण संपन्न किया, जो इस पूरे कार्यक्रम का सबसे गौरवशाली क्षण रहा। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने राम मंदिर परिसर में उपस्थित लगभग 800 विशिष्ट लोगों को संबोधित करते हुए अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पूरी रामनगरी में सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत चाक चौबंद रखी गई। सुरजीत शर्मा, इंडिया वॉइस।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।